फिर समझते हैं रसायन शास्त्र के बारे में। देखिए, रसायन शास्त्र के जो जनक हैं उनका नाम लेवेसियर नामक वैज्ञानिक है, जिनका पूरा नाम एंटनी लॉरेंट लेवेसियर नामक वैज्ञानिक है, जो कि रसायन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। लेकिन अगर भारतीय जनक की बात की जाए तो हमारे हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र जी, जो रसायन शास्त्र के जनक माने जाते हैं। ये 2 सवाल आपके आ सकते हैं, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में। फिर हम समझते हैं रसायन विज्ञान के बहुत बेसिक के रूप में। देखिए, हमारा जिसको हम कुछ नहीं जानते वो पदार्थ है। ये पेन है, पेन के अंदर इंक है, स्याही है, जो भी है, अगर हम कुछ नहीं जानते हैं तो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। इसके अगर आगे कैप में जो ठोट लगा होता है लोहे का है, वो धातु है अधातु है, कैसे जानेंगे वो अब समझेंगे इस बारे में। देखिए, जो होता है पदार्थ है, अगर माना जाए कि जब किसी चीज़ को हम नहीं जानते हैं तो उसको पदार्थ के रूप में रखा जाता है, लेकिन अगर जानते हैं कि वो धातु है, उपधातु है, अधातु है, या मिश्रण है, या कुछ भी है, यौगिक है, मिश्रण है, वो पहले समझते हैं। तो पदार्थ को पहले पहचानने के लिए हम लेते हैं भौतिक आधार और रासायनिक आधार। जब किसी व्यक्ति को कोई थप्पड़ से मार दे तो होता क्या है? वो भौतिक तरीके से पीटा गया है। लेकिन अगर उसी व्यक्ति को सांप से कटवा दिया जाए तो होता है रासायनिक तरीके से, मतलब उसको प्रयोग किया गया, उस पर कटवाया गया है। तो भौतिक और रासायनिक, भौतिक का अर्थ ये होता है जो दिखे, जो कहने का मतलब आभास करा जाए। रासायनिक का होता है लेकिन बाद में दिखता है। कहने का मतलब है भौतिक, जो तोड़ फोड़ सामने से करता है वो भौतिक होता है, और ये अंदर से करता है ये रासायनिक होता है। तो भौतिक को हम छू के परख सकते हैं। समझिए, जैसे कि भौतिक के आधार पर देखिए, कोई भी पदार्थ होता है 4 भागों में बांटा गया है। हालांकि बोस आइंस्टीन एक 5वां भाग आ रहा है, अभी आया नहीं है। 4 कौन कौन से हैं? ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, बोस आइंस्टीन है। लेकिन बोस आइंस्टीन अभी आपको नहीं पढ़ना है। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, 4 जो होते हैं किसी पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि पहले ले लेते हैं ठोस। आप ये जो पेन है ये ठोस है। क्या है? ठोस है। लेकिन इसका क्या है? अगर ठोस की परिभाषा बनाई जाए तो ये पेन का आकार और आयतन और क्षेत्रफल तीनों निश्चित होता है, उसको क्या कहा जाता है? ठोस कहा जाता है। लेकिन जिसका सिर्फ आकार आयतन निश्चित हो लेकिन क्षेत्रफल निश्चित ना हो, वो क्या होता है? वो होता है द्रव। जैसे कि एक बोतल में पानी में, एक बोतल में जैसे कि है, उसमें एक पानी भर देते हैं, तो उसको अगर सीधा रखेंगे तो सीधा पॉइंट पे रहेगा, अगर सीधा ऐसे तिरछा कर देंगे तो तिरछा हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? उसका आयतन निश्चित नहीं होता, लेकिन उसका कहने का मतलब कहीं ना कहीं रहता जरूर हो, वो जगह घेरता है, क्षेत्रफल का निश्चित नहीं हो पाता है, तो होता है द्रव। गैस क्या होता है? इसके जो अणु होते हैं इतना ज़्यादा बिखरे होते हैं, इतना ज़्यादा बिखरे होते हैं कि आपस में बंध नहीं पाते हैं, जिससे ये आयतन भी ज़्यादा लेते हैं, और क्षेत्रफल की तो आप बात ही ना करो, इनका क्षेत्रफल कोई निश्चित नहीं होता है। अगर इनको गुब्बारे में भर दो तो गुब्बारे में है, अगर सिलेंडर में भर दो तो सिलेंडर में है। तो ये जो रहे ठोस, द्रव, गैस की परिभाषा रही। लेकिन प्लाज्मा की क्या परिभाषा बनेगी? प्लाज्मा क्या होता है? जब किसी धातु या अधातु को इतना गर्म कर दिया जाए कि वो एकदम पानी की तरह बहने लगे, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 15,000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 6,000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। जैसे कि एक लोहा जो होता है, अगर वो एकदम ऐसे रखा ठंडा आकार में है तो वो ठोस है, लेकिन जब उसको इतना गर्म कर दिया जाए कि वो पानी की तरह हो जाए, मोटा मोटा गाढ़ा गाढ़ा, तो हो जाता है प्लाज्मा। तो आप देखेंगे कि जो ज्वालामुखी से पदार्थ निकलता है वो प्लाज्मा के रूप में होता है। तो ये रहा प्लाज्मा। इसकी जो मतलब पहचान होती है कि ये गर्म होता है और ये मोटा होता है, इतना पतला भी नहीं होता कि पानी की तरह उड़ सके, तो उसको कहा जाता है प्लाज्मा। बोस आइंस्टीन के बारे में हम पढ़ेंगे बाद के नेक्स्ट चैप्टर में, जब ये पूर्ण रूप से हमारे सामने आ जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ठोस, द्रव, गैस। देखिए, एक पानी एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा तत्व है जो, या यौगिक है, जो तीनों अवस्था में होता है। अगर बर्फ जमा दे तो ठोस अवस्था में रहेगा, अगर बर्फ में नहीं पानी की अवस्था में है तो द्रव की अवस्था में रहेगा, अगर उसको कायदे से उबाल दे तो गैस की अवस्था में हो जाएगा। तो ये हमारा जो जल है तीनों अवस्थाओं में हो जाता है। फिर हम समझते हैं रसायन शास्त्र, जो रासायनिक आधार पर बताए थे। हमने क्या बताया कि पदार्थ को 2 भागों में बांटा जा सकता है, भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। तो हमने भौतिक आधार पर तो पढ़ लिया है, लेकिन अब रासायनिक के आधार पर पढ़ते हैं।
रासायनिक आधार का मतलब है कि उसके बारे में जानते हैं। ये तो सिर्फ रही ऊपर ऊपर की जानकारी कि हाँ मतलब हम देख के छू के बता सकते हैं कि ये ठोस है, द्रव है, गैस है, कैसा है। समझते हैं पहले। रसायन के आधार पर किसी पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो तत्व कहा जाता है, दूसरा यौगिक कहा जाता है, तीसरा मिश्रण कहा जाता है। तत्व उनको कहा जाता है जो सिंगल होते हैं। कहने का मतलब है मैं अकेला, मैं तत्व, मेरे बीवी बच्चे दोनों हो गए यौगिक, अगर पूरा परिवार हो गया मिश्रण। आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि मैं जब तक अकेला घूम रहा हूं तो मान लीजिए कि तत्व हूं, अगर मेरी बीवी हो रही है तो मैं हो गया मतलब यौगिक, अगर मेरा पूरा परिवार हो जा रहा है तो मैं मिश्रण के रूप में बन जाता। जैसे कि उदाहरण लेकर के समझाते हैं, इतना पर्याप्त नहीं है। तत्व जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक तत्व है, नाइट्रोजन एक तत्व है, हीलियम एक तत्व है, कार्बन एक तत्व है, कैल्शियम एक तत्व है। लेकिन अगर कहा जाए कि यौगिक जल H2O हाइड्रो, ये जैसे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और NaCl सोडियम क्लोराइड है, ये सब क्या बन जाते हैं, यौगिक बन जाते हैं। मतलब तत्व की परिभाषा बनती है कि जो तत्व एकल हो, एक तत्व से मिलकर बनता उसे तत्व कहते हैं। हालांकि जैसे लोहा है तत्व है, निकिल है तत्व है, लेकिन अगर स्टील की बात किया जाए तो उसमें कार्बन गबड़ा जाता है। तो समझते हैं पहले। यौगिक होता है जो 2 तत्वों से मिलकर के बनता है, उसे क्या कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है। लेकिन फिर मिश्रण किसे कहते हैं, समझते हैं। मिश्रण उन पदार्थों को कहा जाता है जो मान लीजिए कि 2 या 4 यौगिकों को मिलकर बनता, उसे मिश्रण कहा जाता है। इसका कोई सूत्र नहीं होता है, इतनी बात समझ लीजिए आप कि इसका कोई सूत्र नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स है हमारे सामने मिश्रण के रूप में दूध। क्या, दूध। किसी माई के लाल में अभी तक इतना दम नहीं हुआ कि दूध का सूत्र बता दे, किसी माई के लाल के अंदर इतना दम नहीं हुआ कि खून का सूत्र बता दे, क्योंकि इसमें कई यौगिक मिले हुए हैं। तत्व की बात ही ना करो, तत्व है ही, क्योंकि कई तत्वों से मिलकर के यौगिक बनता, कई यौगिक मिलकर बन के एक मिश्रण बनाते हैं, तो इसका कोई सूत्र नहीं बता पाता है। आप समझ गए होंगे कि जो हमारे तत्व, यौगिक, मिश्रण है, इन तीनों में अंतर क्या है। दूसरी बात समझते हैं। ये 2 तत्व हैं, तत्व 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तत्व को एलिमेंट कहा जाता है। एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मेटल जिसे धातु कहा जाता है, एक होता है अधातु जिसे नॉन मेटल कहा जाता है, एक होता है उपधातु। अब समझते हैं कि धातु और उपधातु और अधातु में क्या अंतर है, समझते हैं। जो धातु होता है वो कहने का मतलब ठोस होता है, मजबूत होता है, और उसको जब पीटेंगे तो आवाज़ आएगी। क्या आएगी, आवाज़ आएगी। धातु की पहचान क्या होती है, अगर हम उसको उस पर कुछ मारेंगे तो आवाज़ आएगी। जैसे कि लोहा को जब पीटते हैं तो क्या आती है, आवाज़ आती है। और ये विद्युत सुचालक होता है, अपने ऊपर बिजली को निकाल देता है। सुचालक मैंने ऊपर से निकाल देता है, ये बिजली को फैलाने में काम करता है, विद्युत सुचालक होता है। लेकिन जो हमारा अधातु होता है ये होता है कुचालक, इसमें बिजली नहीं जा सकती है और इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आती है। अगर जब किसी को पीटते हैं, ठोकते हैं, तो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आती है। और एक होता है उपधातु, इसमें होता है तनी मनी। तनी मनी समझ रहे हैं ना, कि धातु में बराबर ऊर्जा बह रही है, उपधातु में बहेगी नहीं। किसी वायर के ऊपर एक फाइबर जो लपेटा होता है वो क्या होता है, उपधातु होता है। उसके ऊपर कोई बिजली का असर नहीं पड़ता, उसके अंदर बिजली बराबर दौड़ रही है, उसके अंदर करंट जा रहा है, उसके अंदर कहने का मतलब करंट जा रहा है, लेकिन उसके अगर ऊपर फाइबर चढ़ा देते हैं तो आप उसको अच्छे से पकड़ सकते हैं, किसी प्रकार का आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक होता है उपधातु, ये होता है सिलिकॉन। आप समझ लीजिए सिलिकॉन एक ऐसा उपधातु है जिसमें बिजली कम मात्रा में आती जाती रहती है। हालांकि सिलिकॉन का जो उपयोग किया जाता है ज़्यादातर एसी बनाने में किया जाता है। एसी जो मोबाइल में छोटी छोटी नहीं एसी जल गई हैं, क्योंकि ये उतना मतलब ऊर्जा देता है, विद्युत ऊर्जा उतनी देता है जितनी आवश्यकता होती है। आई होप मैं समझ रहा हूँ कि आपको धातु, अधातु और उपधातु समझ में आ गया होगा। तो पहले आप समझ चुके हैं कि जो तत्व होते हैं धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक जो होते हैं, पहले यौगिक समझते हैं।
यौगिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है कार्बनिक यौगिक, एक होता है अकार्बनिक यौगिक, और दोनों के अलग अलग वैज्ञानिक हैं। कार्बनिक यौगिक का अर्थ यह होता है कि जिसमें कार्बन, जिस यौगिक में कार्बन हो उसको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर कहा जाए अकार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन हो ही ना, उसको अकार्बनिक यौगिक कहा जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन H2O। समझ में आपकी बात आ गई। फिर समझते हैं मिश्रण। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांग मिश्रण होता है, एक विषमांग मिश्रण होता है। समांग माने होता है जो संपूर्ण रूप से घुल जाए, विषमांग मतलब होता है कि कुछ प्रतिशत घुले बाकी ऐसे रह जाए। तो आज का जो हमारा चैप्टर था वो इस बात पे था कि केमिस्ट्री को बेसिक रूप पे समझते हैं। केमिस्ट्री या केमिस्ट्री को या रसायन शास्त्र या रासायनिक शास्त्र या रासायनिक विज्ञान को हम बेसिक रूप से जाने कि इसमें किस तरीके से हमको आगे चल के पढ़ना है। आप